उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के सम्मेलन काशी का संकल्प भविष्य का विकल्प में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ खास मेहमान शिक्षा के क्षेत्र से लगातार जुड़े हुए हैं। लगातार कोशिश जो शिक्षा एक कहा जाता है कि हमारे आपकी नजर में व्यवसायीकरण हो रखा है, उससे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके बारे में विभाग तरीके से राय रखते हैं। बच्चों का भविष्य कैसे हो, जिस तरीके से आप लोगों ने 3 मिनट के करीब की डॉक्यूमेंट्री देखी, स्कूल के बारे में आप लोगों ने जाना, क्या कुछ खास है उसके बारे में जानकारी दी गई। 1980, हालांकि मेरी जानकारी के मुताबिक 1980 मतलब सबसे पुरानी सीबीएसई बोर्ड का ये स्कूल किस तरीके से बेहतर तरीके से समाज के लिए काम कर रहा है। डॉक्टर राहुल सिंह जी, सचिव संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। सर, स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर सवाल करेंगे, लेकिन जो हमारी थीम है काशी का संकल्प भविष्य का विकल्प, भविष्य के लिए संकल्प क्या है, यानी कि बच्चों के लिए आपका संकल्प क्या है? धन्यवाद राहुल जी। मैं न्यूज़ नेशन नेटवर्क को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये सुअवसर दिया आपके साथ बैठने का और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। संकल्प, मुझे लगता है कि हर भारतवासी का संकल्प ये होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र समृद्ध हो। 2 तरह की समृद्धि होती है, एक कठोर समृद्धि, एक सॉफ्ट समृद्धि, जिसको हम हार्ड समृद्धि बोलते हैं। जो हमारी सेना समृद्ध हो, तोप हो, हमारे पास जहाज हो इत्यादि। सॉफ्ट समृद्धि मतलब हमारा माइंड डेवलप हो, स्किल डेवलप हमारे अंदर हो, खेल में आगे बढ़ें। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय 100 से ज़्यादा मेडल हमको मिल रहे हैं एशियाड, पैरा ओलंपिक्स इत्यादि में। तो सॉफ्ट समृद्धि विद्यालयों से ही आ सकती है। हम किसी बच्चे के दिमाग, जो कि छोटा होता है बच्चा, उसका सॉफ्ट ब्रेन होता है, उसके अंदर जो हम भरेंगे वही वो आगे चल के हमको देगा। अगर किसी बच्चे के मन में हमने राष्ट्रीयता भरी है तो हमें चल के आगे वो जिस भी क्षेत्र में सेवा करेगा, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या पॉलिटिशियन हो, या बिजनेसमैन हो, तो सब चीज़ के लिए काम करने का एक नियम निर्धारित किया है। हर राष्ट्र का एक रूल होता है। हमारे राष्ट्र का भी एक संविधान है, एक नियम है। उस संवैधानिक कार्य करते हुए देश को आगे बढ़ाए। हमारा संकल्प यही है कि हर बच्चा राष्ट्र से प्रेम करे। आपने राष्ट्र की बात की तो शिक्षा से राष्ट्र निर्माण, लेकिन अब जो प्रचलन है वो खुद का निर्माण, अपने परिवार का निर्माण। तो ऐसे में बच्चों में ये किस तरीके से कोशिश की जाती है कि उनकी भावनाएं उस तरफ हो, क्योंकि एक संकल्प आपका ये भी है कि मानवीय मूल्य उसको ज्यादा रखा जाए शिक्षा के दौरान, और लोगों को ये बताया जाए कि एक शिक्षित व्यक्ति किस तरीके से समाज को शिक्षित कर सकता है। ये एक पुरानी कहावत है, लेकिन अब वो बदल गई है। अच्छा प्रश्न किया आपने। शिक्षा से राष्ट्र निर्माण, मैंने जो कहा था, शायद इस प्रश्न, उस उत्तर में भी आपके इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है कि अगर हम राष्ट्र प्रेमी किसी बच्चे को बनाते हैं तो राष्ट्र प्रेम क्या है? केवल हाथ में इंसास राइफल लेकर के सीमा पे लड़ाई करना ही राष्ट्र प्रेम नहीं है। आज जो काम आप कर रहे हैं जी, एक अच्छा संदेश समाज को देने के लिए आप एज ए एंकर आप इस चैनल के लिए कर रहे हैं। यू माइट बी गेटिंग सम सैलरी आउट ऑफ दिस, लेकिन इस काम को आप पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, यही राष्ट्र प्रेम है। जो कैमरामैन हमारे आज यहाँ कैमरे पे हैं वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, यही राष्ट्र प्रेम है। जो इस लाइट को जला रहे हैं वो लाइट प्रॉपरली जले कि नहीं जले, हमको जो डायरेक्शन दिया गया उस डायरेक्शन के हिसाब से लाइट है कि नहीं है, यही राष्ट्र प्रेम है। इस कमरे की सफाई जिसने की है वो भी राष्ट्र प्रेमी है। और पान खा के सड़क पे ना थूकें, ये भी राष्ट्र प्रेम है। चलते हुए गंदगी ना फैलाएं, ये भी राष्ट्र प्रेम है। तो इतनी बृहद परिभाषा है कि मुझे लगता है आपका ये समय कम पड़ जाएगा और मैं बता नहीं पाऊंगा कितनी बड़ी परिभाषा है। बच्चे के अंदर हम वो सब फील कराते हैं, वो सब डालने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ाते नहीं हैं। वी ट्राई टू इन्फ्यूज सिंस लास्ट 43 ईयर्स। मैं भी इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा, मेरे अंदर भी यही इन्फ्यूज किया गया है कि अगर एक्सीडेंट हुआ किसी का देख लेता हूँ तो मैं रुक के अपनी गाड़ी में उसको रखने की कोशिश करता हूँ कि चलो नजदीकी अस्पताल में पहुंचा दें, ना कि छोड़ के निकल जाएं या भीड़ का हिस्सा बने। मैं ये नहीं चाहता कि भीड़ का हिस्सा बना जाए। हर बच्चे में डालने की कोशिश करते हैं। एक सवाल है आधुनिक शिक्षा जो अब बच्चों में वो दी जा रही है कि आप एक चीज चूज कर लीजिए, आप उसके पीछे भागते रहिए। और जो हमारा कहा जाए पुरानी या सनातन या वैदिक काल की बात की जाए तो दोनों में क्या सामंजस्य बैठाने की कोशिश आपके स्कूल द्वारा, आपके द्वारा, क्योंकि जानकारी के मुताबिक
वंदे मातरम गाया जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और इस तरीके से गुड नाइट वाली बात नहीं होती, नमस्कार, नमस्ते, इस तरीके से जो एक परंपरा है, जो हमें लगता है कि सरकार भी सोचती है, जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहा जा रहा है कि जो हमारी परंपरा रहे वो भी जिंदा रहे और हम आगे बढ़ते रहे। आपने पता नहीं प्रश्न कहाँ से बनाए हैं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो अभी शुरू हुआ है जी। जब से हमारी नई जो इस समय केंद्र सरकार है वो आई है, और हमारे विद्यालय में पिछले 25 सालों से वंदे मातरम कहा जा रहा है, मोर देन 25 ईयर्स। वंदे मातरम जो है वो इसको हिंदू का नारा बनाया गया, इसीलिए इसका ज्यादा हाईलाइट राजनीति ने इसको कर दिया। वंदे का मतलब अभिवादन है, मातरम मतलब माँ का अभिवादन है। कौन सा धर्म कहता है कि माँ का अभिवादन करना गलत है, मुझे बताइए। अगर धरती को अपनी माँ मानते हैं हम, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका से लौट के आने के बाद जमीन पे लोट पोट रहे थे, किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं इतने दिन विदेश में रह के आया हूं, पहले समय ज्यादा लगता था, पानी की जहाज से आते थे, तो मैं इस मिट्टी की सुगंध से एकदम अभिभूत हो गया हूं, मुझे लग रहा है कि मैं इसमें लौट करके एक बार फिर सुगंधित हो जाऊं। ये हमारे भारत की भूमि है, भारत की मिट्टी है, तो उसको माँ सलाम करना, उसका वंदन करना कहाँ गलत है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से इसको बिल्कुल मत जोड़े। वंदे मातरम एक बहुत ही सुंदर नारा है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के लिए है। मुझे लगता है अगर एक राष्ट्र बनाना है, काशी से केरल से कन्याकुमारी तक एक राष्ट्र बनाना है, तो हमको वंदे मातरम ही कहना होगा, नहीं तो कहीं वड़क्कम होगा, कहीं सत श्री अकाल पाजी होगा, कहीं नमस्ते होगा, कहीं जय श्री राम होगा, और जय श्री राम हमेशा विवादित नारा रहा है। इसीलिए मैंने वंदे मातरम को चुना है, और आपके चैनल के माध्यम से हर देशवासी से आग्रह करता हूं कि वंदे मातरम, भारतवासी जहां जाए वंदे मातरम बोले। स्कूल में खेल को लेकर क्या कर रहे हैं? जो आपने जिक्र किया कि आज हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, खेल में जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ रही है, नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, स्कूल में जो ये एक्टिविटी है खेल वाली, उसे लेकर क्या कुछ बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किस खेल के लिए वो आगे निकले, और परिजनों को भी समझाना इसमें बेहद महत्वपूर्ण होता है। हाँ, हमारे देश में खेल की स्थिति खराब होने का कारण है, इसके पहले खेल के संकुल तो बनाए गए, क्रिकेट के अलावा किसी और, हॉकी ने अच्छा परफॉर्म किया और क्रिकेट के अलावा किसी खेल पे जोर नहीं दिया गया। माल न्यूट्रिशन का शिकार हमारे खिलाड़ी होते थे, इसलिए कि उसका पैसा खेल अधिकारी खा जाते थे। जो पैसा मिलता था बजट ओलंपिक्स में बच्चे को भेजने के लिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, उस पैसे को अधिकारी खा जाते थे। आज वो स्थिति कम हुई है। हमारे प्रधानमंत्री खुद इस पे ध्यान दे रहे हैं कि हमारे जो फूड मिल रहा है खिलाड़ियों को वो न्यूट्रिशियस है कि नहीं है। दूसरा, खेल को नौकरी से जोड़ दिया गया, खेल जुनून नहीं रह गया था, अब खेल जुनून हो चुका है। आप खेलेंगे तो खेलेंगे, ना कि खेल के नौकरी पाएंगे। मुझे लगता है खिलाड़ियों के लिए पेंशन शुरू कर देनी चाहिए, केवल खेले, वो ये ना सोचे कि मुझे रेलवे में रिजर्वेशन भी करना है और खेलना भी है। दोनों काम एक साथ होगा तो ना खेल पाएगा ना रिजर्वेशन कर पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं अक्सर खिलाड़ियों को आश्रित उसमें दिया जाता है, कोटे में। हमने अपने विद्यालय में खेल की स्कॉलरशिप शुरू कर दी है, लेकिन इनडिसिप्लिन बच्चों को जो खेल के नाम पर केवल एडमिशन ले लेते हैं, कुछ खेलते हैं थोड़ा बहुत, इसके बाद एडमिशन ले करके और वो स्कूल में इनडिसिप्लिन पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को हम प्रोत्साहित नहीं करते। केवल अच्छा है खेलने में, अगर हमारे सेलेक्टर ने कह दिया कि हाँ ही कैन गो अहेड, शी कैन गो बियॉन्ड दिस अप टू सेंट्रल नेशनल लेवल, तो हम उस बच्चे को प्रमोट करते हैं, उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं। ऐसे 50 बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। इंडोर आउटडोर हर तरह की खेल की व्यवस्था हमने विद्यालय में कर रखी है। पढ़ाई का बोझ बच्चों पर अभिभावक वो बोझ डालते हैं, कहा जाता है स्कूल वाले वो बोझ डालते हैं, कई मीम्स भी बनते हैं कि फीस, कपड़े, कॉपी किताब, स्कूल शिक्षा कहाँ, शिक्षा आप बाहर से लीजिए। ये कोचिंग और ट्यूशन वाली जो परंपरा चली आ रही है, इसे किस तरीके से देखते हैं कि एक बच्चा स्कूल पहुंचे, वहां उसको प्रॉपर पूरी शिक्षा मिले? कई सारे प्रश्न आपने मिला दिए एक साथ, तो सबसे पहले मैं उत्तर दूं आपको ड्रेस का। जी, उसको ड्रेस नहीं कहते, यूनिफॉर्म कहते हैं, यूनिफॉर्म क्योंकि ड्रेस तो हम लोग अभी भी पहने हुए हैं। गणवेश गणवेश यूनिफॉर्म जी का शब्द का अंतर मतलब देखिए, जिसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं मतलब एक जैसा। यूनिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि हो सकता है मेरे पास 10 शर्ट ना हो, 10 शर्ट ना हो तो हम रोज बदल के नहीं आएंगे। और लड़कों में तो कम देखा गया है, लेकिन लड़कियों में ये देखा गया है कि अरे ये तो वही वाली फ्रॉक है जो तुम कल पहनी थी,
ये तो वही वाली साड़ी है जो तुम कल पहनी थी। मैं अपनी माँ को जानता हूँ कि मेरी माँ 20 साल पहले वाली साड़ी भी अगर मेरी श्रीमती जी पहनेंगी तो पहचान लेती है, ये तो तुम 1995 में पहनी थी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे बताइए। थोड़ा मैं मतलब सब्जेक्ट से हट रहा हूँ, लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि मुस्कुराहट आपके चेहरे पे नहीं रहेगी तो फायदा क्या है। सब कुछ तो हो हंसने के लिए ही रहा है ना। तो ये जरूरी है यूनिफॉर्म, एक कपड़ा हो हर, चाहे वो विद्यार्थी के लिए हो या हमारे संस्था में काम करने वाले। मुझे लगता है हर बड़े संस्थान ने ये कर दिया है, यूनिफॉर्म डिसाइड कर दीजिए ताकि किसी को ये ना रहे कि नहीं हम अपने मन से। हाँ, अब यूनिफॉर्म पे कमीशन खाने वाली बात है कि देखिए इसमें गलती केवल विद्यालयों की नहीं है जी, इसमें गलती यूनिफॉर्म के सप्लायर की भी है, जो आता है और कहता है कि आप बच्चों को 500 में बेचिए, हम आपको 300 में देंगे। अब बताइए इस आर्थिक युग में जो हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है वो भी पैसे के लिए ही हो रही है। अमेरिका अपने हथियार की सप्लाई करना चाहता है, इसलिए दोनों को लड़ा रहा है। सारा कुछ पैसे के लिए ही हो रहा है, तो कौन मना करेगा भैया। 200 रुपये कमीशन मिल रहा है बिना कुछ किए धरे, तो चलिए कर लेते हैं। ऐसे छोटे विद्यालयों को आकर्षित करते हैं, ये गलत है। अगर ऐसा करते हैं तो गलत है ड्रेस के मामले में। और क्या प्रश्न था आपका बताइए। कई प्रश्न आपने पूछे थे। जिस तरीके से पढ़ाई का बोझ बच्चों पर, पढ़ाई का बोझ जब आप बोझ समझेंगे तब होगा। बोझ नहीं होती, जिनको पढ़ने का मन करता है वो पढ़ते हैं बच्चे। स्कूल जबरदस्ती क्रेडिट लेते हैं कि हमने ये कर दिया, मेरा रिजल्ट 100% है, मेरे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए उतने सिलेक्शन हुए। अभिभावक भी सीना ठोक के कहते हैं कि हमारा लड़का वहां पहुंच गया। लेकिन बच्चा जो पढ़ने वाला होता है पढ़ाया उसी को जा सकता है। पढ़ाई को बोझ की तरह ना ले। मुझे लगता है कि अभिभावक जो अपनी इच्छाएं थोपते हैं उनको नहीं थोपना चाहिए। विद्यालय अपना मेरिट बनाने के लिए कि मेरे यहाँ से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए, वही बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए। नदी जब बहती है, जब निकलती है तो उसकी एक धार बन जाती है। नदी की धार आपको पसंद है या आपको नहर बना के सिंचाई करना पसंद है? उसको नदी बने रहने दीजिए, नहर मत बनाइए। जब आप अपने हिसाब से मोड़ेंगे तो नहर बन जाएगा, और नहर अप्राकृतिक होता है, प्राकृतिक नदी होती है। जाने दीजिए, समुद्र में मिलेगा, बह के जाएगा, जहां बच्चा जाना होगा जाएगा। बस बाढ़ ना आने पाए इतना ध्यान रखिए। मेरा मकसद ये इस मंच के जरिए कि जागरूक हो, अभिभावकों तक बात पहुंचे, उन स्कूलों तक भी बात पहुंचे, टीचर्स के लिए भी ये बात बेहद जरूरी है। लेकिन उसमें एक चीज ये भी थी, शिक्षा का व्यवसायीकरण। ये लगातार कहा जाता है शिक्षा का व्यवसायीकरण, समाज पर इसका क्या असर। और एक चीज इसमें ये भी जोड़ना चाहते हैं कि हमारे और आपके टाइम गुरु शिष्य की एक परंपरा थी, और उसमें भी बाकायदा परिवारजनों को गुरु जानते थे, वो जाकर मिलते थे, सारी बात बताते थे कि आपका बच्चा कैसे। अब नया सिस्टम क्या आ गया, पीटीएम। तैयार होके इधर से भी जाएंगे, तैयार होके उधर से भी बैठेंगे, रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, नहीं आपका बच्चा इसमें कमजोर ये। तो एक ये भी दबाव बच्चों पर बनता है कि आज पीटीएम में क्या होगा। लेकिन पहले हम लोग देखते थे अगर गुरुजी घर में आ गए तो मतलब आज शामत आने वाली है। हो सकता है कि गुरुजी प्रशंसा करके गए भी हो कि नहीं बच्चा अच्छा कर रहा है। राहुल, आपसे मैं तो सीनियर ही हूँ जी, तो और पुराने पद्धति में पढ़े हैं। अगर मैं मार खाया हूँ कहीं तो अपने इसी विद्यालय का मैं भी विद्यार्थी रहा जिसकी हम बात कर रहे हैं, संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल। और मार केवल इसी विद्यालय में खाया हूँ, खूब कायदे से पिटा हूँ। 40 में 4 नंबर आ गया था इसलिए पिटे थे, पिताजी से पिटे और विद्यालय में शिक्षक से पिटे। लेकिन वो शिक्षक आज भी मेरा आदर्श है। अगर मुझे गणित आने लगी तो शायद उसी मार की वजह से आने लगी। ये हमारे ऊपर, सोच के ऊपर है कि नहीं हमारी दिशा किसने बदली। जी, मैंने ऐसे विद्यार्थियों को दिशा बदलते देखा है जो सबसे नोटोरियस विद्यार्थी होते थे। उनको मैंने लज्जित किया कि तुम्हारे पिताजी इतने सम्मानित और तुम मेरे सामने खड़े हो इनडिसिप्लिन के लिए, शर्म नहीं आ रही है तुमको? उसकी आंख से 2 बूंद आंसू गिरे और पहले अटेम्प्ट में आईटी में सिलेक्ट हो गया हो। ऐसे विद्यार्थियों को हमने जीवन बदलते देखा है अपने जीवन में। तो गुरु और शिष्य की परंपरा अगर आपको देखनी है और कोएड अंग्रेजी माध्यम के सीबीएसई स्कूल में देखनी है तो मैं आप पूरी टीम न्यूज नेशन को आमंत्रित करता हूं कि एक बार हमारे विद्यालय में आप आ जाइए। आपको खुद ही वो जीवित परंपरा जीवित रूप में देखने को मिल जाएगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज इस समय हमारा एक विद्यार्थी डीसीपी मुंबई है, वो हमारे विद्यालय में आता है, मेरा पैर नहीं छूता क्योंकि मैं स्कूल का मैनेजर हूँ। और मैनेजर मतलब द पर्सन हु इज मैनेजिंग ऑल इंफ्रा एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द स्कूल। लेकिन वो अपने गुरु का पैर छूता है, जो हमारे फिजिक्स के एचओडी हैं मिश्रा जी। आप उनको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद कोई स्कूल का चपरासी जा रहा है। वो कभी अपने ड्रेस पे ध्यान नहीं देते,
यूनिफॉर्म पे ध्यान नहीं देते, लेकिन शिक्षा के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। आज उनका पैर छूता, मेरा नहीं छूता, मुझे बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि वो उनको गुरु मानता है। मुझे मानता है कि ये स्कूल जिसमें पढ़ा हूं उसके मैनेजर है ये, वो गुरु शिष्य परंपरा कायम है। रही बात गुरु के गुरुत्व की, गुरु शब्द ही बना है गुरुत्वाकर्षण से। जब आपका अपना आकर्षण ही खत्म हो जाएगा, आप खुद ही दुनिया के गलत काम में लिप्त हैं और विद्यार्थी को कहेंगे, खुद आपने पता चला बियर पी रखी है, कहेंगे शराब को हाथ लगाए तो ठीक नहीं होगा, तो आप नहीं कर सकते हैं। गुरु का वो चरित्र नहीं रह गया है अब। और बहुत सारे विद्यालयों में, मुझे कहना नहीं चाहिए, गुरु को हर तरह से दबाया जाता है, गुरु उनको रहने नहीं दिया जाता। दे हैव बिकम टीचर, ना वो नौकरी कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। ये मैं निवेदन करूंगा सारे विद्यालय संचालन करने वालों से, पूरे देश भर के, इस चैनल के माध्यम से जहां तक मेरी बात जा रही हो, उनसे निवेदन करूंगा कि उनको टीचर समझिए, उनको गुरु समझिए, और पहले आप उनको सम्मान देना शुरू करिए। सम्मान घर से शुरू होता है, तब विद्यार्थी देगा। अगर मैं जाके क्लास में टीचर को डांटूंगा तो विद्यार्थी भी उसका सम्मान नहीं करने वाला है। और कई बार एक बात और आती है, सॉरी मैं बड़ा लंबा बोल रहा हूं, नहीं ठीक है। अभिभावक घर में कह देते हैं, बच्चे को जरा सा एक हाथ किसी टीचर ने मार दिया, बच्चा घर गया, पापा आज मेरे बाएं कान पे मार दिए टीचर, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब पिताजी उठ गए, हम लोग के पिताजी होते दाहिने कान पे एक लगाते, कहते बाएं से नहीं सुनाई पड़ रहा है तो दाहिने पे भी ले लो, इधर से ही मत सुनो। लेकिन अब के पिताजी जो है तुरंत FIR करने जाते हैं और तुरंत चल देते हैं लड़ने के लिए। वो ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि टीचर ने मारा क्यों, क्योंकि वो शिक्षा के लिए पैसा दे रहे हैं। हम लोग 9 रुपए फीस भरते थे, अब 9,000 फीस लग रही है। स्कूल से मार खा के मेरे ये जनरेशन, क्या मेरे बाद के एक डिकेड तक, मैंने 1988 में एंटर किया था, 1998 तक के बच्चे भी अपने घर जाके कभी स्कूल की मार नहीं बताते थे। मैं गलत बोल रहा हूं, यहां दर्शक लोग बैठे हैं, बता दे कोई। आज क्यों ऐसा हो गया है, ऐसा माहौल, अभिभावक और उसकी माँ दोनों मिलके, माँ बाप दोनों मिलके बच्चे को ऐसा जुजुआ, जिसको हम कहते हैं बनारसी भाषा में, पैम्पर कर रहे हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, उसको पैम्पर कर रहे हैं कि तुम बताओ हमको कौन सी कोटी काटा तुमको। हम बच्चे को स्ट्रांग बना नहीं रहे। तो मैं निवेदन करूंगा अभिभावकों से पूरे देश भर के कि उनको स्ट्रांग बनाइए, उनको मार खाने लायक भी बनाइए। मार तो खानी पड़ेगी, स्कूल से निकलने के बाद समाज की मार खाएंगे, समाज से अगर नेता बन जाएंगे तो वहां धक्का खाएंगे, व्यापार करेंगे तो वहां कंपटीशन का धक्का खाएंगे। धक्का खाने, मार खाने की आदत लगा कर हम सब गिरे हैं साइकिल चलाते समय, और बिना गिरे जो साइकिल चलाना सीखा वो कभी डेवलप नहीं पाया, अच्छी साइकिल नहीं चला पाया है। इसलिए आप इस संदेश को दीजिए कि अभिभावक पैम्परिंग बंद कर दे। इसी पैम्परिंग से एक सवाल भी उभर के सामने आता है, इंग्लिश पर ज्यादा जोर, अगर घर में भी तो हिंदी या खड़ी जो हिंदी भाषा है उसका भी इस्तेमाल नहीं, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है तो उसे भूल ही जाएगी। इंग्लिश पर ज्यादा जोर कि बच्चा इंग्लिश अगर बोलता है तो ये मतलब समाज में भी ज्यादा जान पहचान, आगे बहुत निकल के जाएगा। ये कुछ इफेक्ट कर रहा है समाज को भी। 3 तरह की लैंग्वेज हर बच्चे को आनी चाहिए। एक होती है हमारी मातृभाषा, जो जहाँ हम पैदा हुए हैं, जैसे हम, अगर आप भोजपुर क्षेत्र पैदा हुए हैं भोजपुरी बोलेंगे, अवधी क्षेत्र पैदा हुए हैं अवधी बोलेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र पैदा हुए हैं बुंदेली बोलेंगे जी। और दूसरी होती है कनेक्ट लैंग्वेज, तीसरी होती है कैरियर लैंग्वेज। कनेक्ट लैंग्वेज इज हिंदी, जो हमारी हिंदी है, इस देश यहाँ पे हिंदी है। आप तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल होगी, तेलुगु में जाएंगे, आंध्रा में जाएंगे तो तेलुगु होगी। और कैरियर लैंग्वेज इज इंग्लिश और फ्रेंच और जर्मन और चाइनीज, वट एवर यू कैन मेक कैरियर लैंग्वेज। तो एज ए कैरियर लैंग्वेज अंग्रेजी सीखनी चाहिए, अंग्रेजी खूब अच्छे से आनी चाहिए आपको। भारतवर्ष के 5% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन वो इंग्लैंड की आबादी से ज्यादा है जी। तो हम तो, ये हमारी समृद्धि है कि हम अंग्रेजी बोल करके वर्ल्ड को कैप्चर कर लेंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजियत नहीं। आज भी हम गिरते हैं, चोट लगती है तो अरे राम रे, अरे माई रे मुंह से निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है, कोई बता दे मुझे। अगर गिरने के बाद किसी के मुंह से ओ गॉड निकलता हो, तब मैं अपनी बात वापस लेता हूं। वो अंग्रेज के मुंह से निकलेगा, भारतीय के मुंह से नहीं निकलेगा। अगर सच्चा भारतीय होगा तो उसके मुंह से अरे माई रे, अरे राम रे, इसका जो भी लॉर्ड होगा उसके नाम सामने आता है। तो मुझे लगता है कि विद्यालयों को अंग्रेजी सिखानी चाहिए, अंग्रेजियत नहीं। अच्छे से बोलिए, अच्छे से समझिए, और माता पिता का सम्मान, अपने इष्ट की पूजा,
अपने गांव के लोगों की, बुजुर्गों की पूजा, जिसको गांव के लोग बदबू करने लगे, इसके मतलब उसकी शिक्षा अधूरी है। नाना बाबा आए, गांव के लोग आए, देहाती आ गया, इसका कपड़ा गंदा है, बदबू कर रहा है, कैसे तो महकते हैं बाबा। तो ऐसे बच्चे का लालन पाश जो भी कर रहा है, लालन पालन, वो गलत दिशा में जा रहा है। अंग्रेजी सिखाइए, अंग्रेजियत नहीं। फिर कहूंगा मैं यही, मैं अपने विद्यालय में बच्चों को यही कहता हूं। और आई एम प्राउड टू टेल यू दैट माई स्टूडेंट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन ऑल स्पेल बी कंपटीशन सिंस इट स्टार्टेड इन वाराणसी रीजन। और आज भी आप ले आइए, अगर हमारे विद्यालय की बच्ची जो हेड गर्ल है इफ्रा सानिया, अगर उससे अच्छी अंग्रेजी कोई बोल देगा तो मैं अपने विद्यालय बंद करने को तैयार हूं। आप पूरे बनारस के जितने विद्यालय हैं पूर्वांचल के, सबको आप ले आइए, या एज ए एंकर आप बैठा दीजिए अपनी जगह पर जी। पर वो लड़की वैसे तो धर्म से मुसलमान है, बहुत ही दकियानूसी परिवार है उसका, उसके फादर उसको बहुत वो करते हैं, तुम ऐसे जाओ वैसे जाओ। लेकिन वो लड़की जो है पढ़ने में अच्छी है, उसकी माँ का सपोर्ट है, माँ उसको पढ़ाना चाहती है, और मैं उसको गोद ले लिया हूँ एज ए फादर। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको अभी तकलीफ हो तो बताना मुझे, तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारे पिता से लड़ने अगर कभी प्रॉब्लम हुई तो। और मैं हर बच्चे के घर जाके उनके पिता से, माता से लड़ने को तैयार हूँ। 12,000 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं हर बच्चे के माता पिता से लड़ने को अकेले तैयार हूँ। शिक्षा में उनकी रुकावट नहीं आनी चाहिए, चाहे जैसे। सवाल तो कई है, लेकिन वक्त की कमी है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल शिक्षा की अलग जगा रहा है, और आप भी शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, और बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं कि जो आज का सिस्टम जिस तरीके से चलाया जा रहा है उस पर आप बेबाकी से राय रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे इस सम्मेलन में जुड़ने के लिए, मंच पर आने के लिए। जाहिर तौर पर आगे बढ़ता रहे संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल, और आप अपने संकल्प के साथ भविष्य, आने वाला जो भविष्य है वाराणसी का और देश का, उसे आप आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राहुल सिंह जी हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और इस सेशन के लिए, क्योंकि इस सेशन के जरिए देखिए बात हुई उन बच्चों के लिए कि देखिए बच्चे जो हैं वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्कूलों में पढ़ भी नहीं रहे, साथ ही उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं की जा रही है उसका जिक्र करते हुए हमारे साथ डॉक्टर राहुल सिंह जी जुड़े थे, जो कि सचिव संत अतुल आनंद कॉन्वेंट स्कूल के हैं। और अब मंच पर मैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश के एडिटर आलोक पांडे जी को आमंत्रित करना चाहूंगी और मंच पर आप आए और राहुल जी को मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करें। और इस सेशन के लिए मैं आप सभी से कहूंगी कि जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बात विकास की हुई और बच्चे जो कि देश का भविष्य हैं आगे आने वाले समय में, और एक बहुत अच्छी पहल है कहीं ना कहीं कि किस तरह से बच्चों के लिए विकास हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर किस तरह से जो सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ जो तमाम सुविधाएं हैं वो बच्चों को दी जा रही है। तो जोरदार तालियां। और न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश के एडिटर आलोक पांडे जी स्वागत करते हुए डॉक्टर राहुल सिंह, जो कि संत अतुलानंद, सम्मानित करते हुए संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राहुल सिंह जी, आप मंच पर आए और इस सम्मेलन के जरिए आपने बताया कि किस तरह से स्कूल में बच्चों की पढ़ाई हो रही है, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ किस तरह से उनका विकास हो रहा है और किस तरह से उन्हें और भी चीजों की जो सुविधा है वो दी जा रही, ताकि बच्चे जो है आने वाले समय में अपने आप को अच्छा महसूस कर सके, अपने आप को बूस्ट कर सके। और आगे की भी पैनल की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारे साथ बिजनेसमैन जुड़ेंगे, राष्ट्रीय सहायक महामंत्री अखिल भारतीय स्वर्ण करार संघ के अध्यक्ष जुड़ेंगे और इसके जरिए आगे भी बात होगी, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा था बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में बात विकास की होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और बड़ी सौगात जो है लगातार प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी वासियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम की सौगात दी है और इसी के मद्देनजर अगर बात मेडिकल की हो कि मेडिकल के क्षेत्र में किस तरह से विकास हो रहा है, बात व्यापार के क्षेत्र में हो कि व्यापारियों के लिए क्या कुछ सुविधाएं की जा रही है,
साथ ही आपको बताते चले कि वाराणसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा वो साकार हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो वाराणसी वासियों को सौगात दे रहे हैं, काशी वासियों को सौगात दे रहे हैं, और बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है, तो ऐसे में पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा हो, उन्हें भी सुविधा मिले पर्यटकों को, इसीलिए इसे लेकर लगातार पहल की जा रही है सरकार की तरफ से। और इस महासम्मेलन और इस कॉन्क्लेव के जरिए हम बात करेंगे कि किस तरह से विकास हो रहा है काशी में, किस तरह से लोगों को सुविधाएं मिल रही है, और बात अगर मेडिकल के क्षेत्र की हो, बात अगर व्यवसाय के क्षेत्र की हो, तो जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि किस तरह से सुविधाएं मिल रही है। लगातार काशी में पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं, अलग अलग शहरों से, विश्व भर से पहुंचते हैं, और पर्यटकों के क्षेत्र में भी किस तरह से लोगों को सुविधा मिले, पर्यटक यहां पर पहुंचे तो उन्हें हर सुविधा उपलब्ध हो, इसे लेकर लगातार जो सरकार है वो पहल करती हुई नजर आती है। तो आगे के सेशन की शुरुआत बस थोड़ी ही देर में, और इस सेशन के जरिए व्यापार से जुड़ी बातें होंगी कि व्यापार के क्षेत्र में किस तरह से विकास हो रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापार वाराणसी में है, और यहां से सिर्फ आसपास के पूर्वांचल के इलाकों में नहीं बल्कि बिहार तक भी व्यापार फैला हुआ है। तो कितनी सुविधा, कितना बदलाव, इसे जानने की कोशिश नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करेंगे, और शाबी अली बिजनेसमैन को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। अमित कुमार जो कि सुविधा सारी के एमडी हैं, उन्हें भी मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज आप एक एक कर मंच पर आइए। और शैलेश वर्मा जो कि राष्ट्रीय सहायक महामंत्री अखिल भारतीय स्वर्णकरा संघ हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, और आप तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, इस कॉन्क्लेव को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें मंच पर, और नेक्स्ट सेशन की हम शुरुआत करेंगे। और शाबी अली बिजनेसमैन, आप प्लीज आप भी मंच पर आ जाइए। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। और अब मैं मंच पर न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश के एडिटर आलोक पांडे जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। बुके देकर सबसे पहले इनका स्वागत करें, और उसके बाद इस सेशन का शुरुआत हम करेंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ मंच पर जुड़ चुके हैं, और थोड़ी देर में सेशन की शुरुआत। एक एक कर बुके देकर सबसे पहले स्वागत, और उसके बाद इस सेशन के जरिए व्यापार जगत से जुड़ी बातें होंगी। और साथ ही आपको बताते चले हमारे साथ शाबी अली जो कि एक बिजनेसमैन हैं, अमित कुमार एमडी सुविधा सारी, और शैलेश वर्मा राष्ट्रीय सहायक महामंत्री अखिल भारतीय स्वर्णकरा संघ है। और जोरदार तालियां आप लोगों से उम्मीद करती हूं, क्योंकि इस सेशन की शुरुआत बिल्कुल उत्साह के साथ होनी चाहिए। और इस सेशन में भी बात विकास की, बात समाज की और व्यापार की होगी। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही हूँ कि ताली बजाइए, हौसला बढ़ाइए, और आगे इस सेशन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए अब मंच पर सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी। और मंच पर अब मैं वरिष्ठ सहयोगी राहुल राजपूत जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर इस सेशन को आगे बढ़ाएं, बात करें कि किस तरह से विकास हो रहा है समाज के हित में, और संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी की बाबा विश्वनाथ की नगरी में लगातार विकास हो रहा है, और इन तमाम बातों का जिक्र और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। राहुल, ओवर टू यू। धन्यवाद रंजना, आप भी आइए और सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। जिस तरीके से अगर कहा जाए, वाराणसी लगातार व्यवसाय के लिए अब एक हब बनता जा रहा है, और जिस तरीके से पर्यटन का क्षेत्र काफी फल फूल रहा है, पर्यटक आएंगे तो यहाँ खरीदारी जरूर करेंगे, नई नई चीजें लेकर जाएंगे। और अक्सर कहा जाता है कि आसपास के जिले, अगर हम बात करें पूर्वांचल में, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, वहां से खरीदार आते हैं, यहाँ से खरीदारी करके जाते हैं। दवा का बड़ा मार्केट भी यहाँ, आभूषण का बड़ा मार्केट है, साड़ी की तो बात लगातार होती है। कोई भी दुल्हन अपने ब्रीफकेस में या अपने बैग में एक साड़ी जरूर पसंद करना चाहेगी, जिसे हम बनारसी सिल्क कहते हैं। और इसके अलावा बिहार से लगातार जिस तरीके से जुड़ाव रहा है व्यवसाय को लेकर, बिहार के लोग आते हैं यहाँ बाकायदा खरीदारी करने के लिए। और इस सेशन की शुरुआत करते हैं शाबी अली जी जो कि बिजनेसमैन है, और अमित कुमार एमडी सुविधा साड़ी।
इसके अलावा शैलेश वर्मा जी राष्ट्रीय सहायक महामंत्री अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ। और सबसे पहले सवाल अमित कुमार जी आपसे, सिल्क साड़ी पूरी दुनिया में मशहूर, ओडीओपी में भी उसका नाम, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भी एक साड़ी बनी। हर दुल्हन की एक मांग भी होती है कि अगर हम आसपास के जिलों की बात करें या दूसरे स्टेट या उनकी बात करें तो सिल्क साड़ी, यहाँ बनारस की सिल्क साड़ी, आप भी साड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जो पीएम बुनकरों के लिए करके गए हैं, व्यवसाय में कितना इफेक्ट पड़ा है उससे, पर्यटन का बढ़ावा और इस व्यवसाय में कितनी उन्नति? सबसे पहले तो आपकी पूरी न्यूज़ नेशन की टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के कारण हम लोगों को अपने मन की बात रखने का, दिल की बात रखने का, बनारस में किस प्रकार प्रगति हो रही है, किस तरह से बनारस एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, उसके लिए हम लोगों को मिला आपका जो ये आपने बुलाया, उसको बहुत 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 धन्यवाद। और जैसा कि आपने बोला साड़ी का बिजनेस और जो ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, तो साड़ी एक ऐसा व्यापार है, साड़ी के साथ साथ एक कि नारी तो हमारे बिना अधूरी है ना जी। साड़ी के बिना नारी एकदम परिकल्पना की भी नहीं जा सकती। तो भारतीय एक देश में एक साड़ी एक बहुत महत्व चीज है नारी के लिए। नहीं, एक परंपरा भी है साड़ी को लेकर, लेकिन जो मैंने पूछा कि इस व्यवसाय के लिए, बनारसी साड़ी के लिए क्या आपने देखा, किस तरीके से परिवर्तन हुआ है? पहले नाम होता था, अब क्या काम को लेकर काम इस प्रकार, अब इससे ज्यादा और क्या काम होगा कि हमको एक भगवान मिला है, हम लोगों को देश को एक ऐसा भगवान मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि मतलब उनकी जितनी मतलब तारीफ करी जाए, जितना उनके लिए बोला जाए उतना कम है। आप बुनकर जो कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, अचानक से बुनकर में बूम आया, एकदम से उनको काम मिलने लगा। अब एक परिवार से कई परिवार बैठ के खाते हैं, घर में एक ही आदमी कमाता है लेकिन खाता उसका पूरा परिवार है। तो बुनकर अपने आप बढ़ने लगे, उनके साथ साथ उसके नीचे की जो पूरी चैन थी वो बढ़ने लगी। यहाँ बिजली सर बिजली तक नहीं मिलती थी हम लोगों को, प्रॉपर बिजली मिलने लगी, हर चीज अप टू डेट होने लगी। रोड, सड़कें, जब उतरो बनारस में तो ऐसा लगता है कि अब हम बनारस में नहीं किसी और शहर में हैं। एयरपोर्ट, आप जब एयरपोर्ट जाते हैं तो ऐसा फील होता है आपको, अंदर से आपका मन कहता है वाह वाह नरेंद्र मोदी जी वाह। चाहे अगेंस्ट पार्टी वाले हों, चाहे कोई भी पार्टी वाले हों, उनके भी मन से, दिल से एक बार के लिए दुआ निकलती है कि भैया ये क्या कर दिया, तो अपने आप उनके मुंह में ताला लग गया। यानी कि जो पूरी सुविधा है वो उपलब्ध कराई जा रही बिल्कुल है। बिल्कुल। और खुश है आप? बिल्कुल, जब नामी हमारे दुकान का सुविधा है तो पूरा प्रयास रहता है कि हम भी सामने वाले से सुविधा की ही अपेक्षा करें, जो सुविधा है उन तक पहुंचाई जाए। मेरा अगला सवाल शैलेश जी से होगा। शैलेश जी देखिए, एक बहुत बड़ा व्यापार है वाराणसी में, और सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, पूर्वांचल के साथ साथ बिहार भी इस व्यापार से जुड़ा हुआ है, तो कितनी सुविधा और कितना बदलाव अब? बहुत बहुत धन्यवाद न्यू स्टेट को, जो आज आपने कार्यक्रम के माध्यम से बनारस को आप नया भविष्य में क्या क्या हो सकता है इसके बारे में आपने विचार जानने के लिए कार्यक्रम रखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जो बनारस है, यहाँ पे स्वर्ण रजत की कारीगरी बहुत ही प्रसिद्ध रही है बहुत कई वर्षों से, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से ये कला विलुप्त होती जा रही थी, क्योंकि एक सुरक्षा की भावना की कमी यहाँ हो गई थी इस प्रदेश में, इस शहर में जी। यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। बाहर से व्यापारी आने के लिए उनको जो सड़क मार्ग होता था वो बहुत ही दुरूह कार्य हो जाता था। अब की जो सरकार है, इन्होंने सड़क की ऐसा जाल बिछाया है और ऐसा सड़क बनाया। अभी हमारे साथी अमित जी ने बताया कि बावतपुर से शहर को जोड़ने वाला मार्ग ऐसा बन गया है जिसको देखते रह जाइए, और उसको गेटवे ऑफ बनारस भी कहा जा रहा है इस समय वर्तमान में। सुरक्षा की दृष्टि में इस सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया, चाहे वो सुरक्षा का हो, चिकित्सा का हो, सड़क का हो, या यहाँ पे जो जाम की स्थिति लगती थी उसके लिए एक मॉनिटरिंग सेंटर बना दिया, और वहाँ से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वहाँ मॉनिटरिंग चलती रहती है। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि सुरक्षा की दृष्टि से जब कार्य होने लगता है तो वहाँ पे व्यापार बढ़ता है। और यहाँ कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए इस सरकार ने कौशल विकास योजना के अंतर्गत छोटे छोटे कारीगरों को उन्होंने बहुत ही टूल किट दिया है, उनको ऋण दिया है, कम ब्याज पे या बिना ब्याज पे भी दिया है, और उस कला को फिर से जगाया है।
और उसका देन ये हो गया कि पिछले कुछ वर्षों से पूर्वांचल का सबसे बड़ा हब हो गया है बिजनेस का बनारस। और यहाँ पे सारे व्यापारी मध्य प्रदेश के भी आने लगे हैं, झारखंड के भी आने लगे हैं, पूर्वांचल के तो आ ही रहे हैं। यहाँ पे व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है स्वर्ण रजत का। मतलब काशी में बम बम है। बम बम बोल रहा है। एक शबे अली जी, आपसे सवाल है। बिजनेस को लेकर ही बात हो रही है, व्यापार को लेकर बात हो रही है। लगातार ये बताया जा रहा है कि बिजनेस फैल भी रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि आपका जो व्यवसाय है उसमें और क्या कुछ बेहतर करने की जरूरत है और क्या कुछ डिमांड है सरकार से? थैंक यू एवरीवन, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस मंच पे हमको बोलने का मौका दिया। मेरा नाम शाबी अली है फ्रॉम जीवन प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली मेरा बेस बिजनेस का वो है कि रियल इस्टेट एंड फायर वर्क्स, यानी जो आप लोग दीपावली पे आतिशबाजी छोड़ते हैं वो मेरा काम है। तो व्यापार अभी जो वाराणसी में जो व्यापार जिस तरीके से, वाराणसी की क्या पूरे इंडिया में जो ग्रोथ मिल रही है, हर व्यापार को ग्रोथ मिल रही है, उसी हिसाब से बनारस भी ग्रोथ कर रहा है। और बनारस एज ए कॉरिडोर बनने के बाद एक टूरिस्ट प्लेस हो गया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अभी जो यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन जो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमको हर चीज़ को जो है एक पॉल्यूशन फ्री बिजनेस को वो ग्रोथ करवाना है। जैसे कि अभी हमारे फायरवर्क्स में आतिशबाजी जो छोड़ते थे, पहले ये होता था कि पॉल्यूशन हो रहा, अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने उसको जो है थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, और अभी जितने भी फायरवर्क्स आतिशबाजी आ रही हैं वो आ रही हैं ग्रीन आतिशबाजी, वो पॉल्यूशन फ्री है, तो वो उससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है। और इसी तरीके से हमारा जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो जीवन प्राइवेट लिमिटेड, मेरा फुल फॉर्म यही है, ग्रीन इंडिया वन प्राइवेट लिमिटेड। तो बस इस तरीके से जो है बनारस को ग्रोथ दिलाना और बनारस में व्यापार को ऐसे बढ़ाना कि हर जगह बनारस की चर्चा हो। और बनारस जो है चूँकि व्यापार का एक हब रहा है पूरे पूर्वांचल में, तो हम लोग की यही कोशिश रहेगी कि जो है बनारस को कैसे ग्रोथ, किस तरीके से ग्रोथ मिले और हर जगह पूरा वर्ल्ड वाइड ये चर्चा में आए, और इसे लेकर पहल लगातार की जा रही है। चलिए अमित जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। देखिए वाराणसी जो है व्यापार के मद्देनजर हो या फिर उद्योग के मद्देनजर एक प्रमुख केंद्र रहा है, और अब सिर्फ रोड कनेक्टिविटी नहीं, एयर कनेक्टिविटी नहीं, समुद्र से, गंगा से भी जोड़ा गया है कि व्यापार के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो। तो क्या चुनौतियां और किस तरह से आप इसे देखते हैं? चुनौती तो कुछ भी नहीं है, और जैसा कि हमने आपसे पहले भी बोला कि ये हम लोगों को देश में इंसान नहीं मिला है, ये भगवान मिला है। हमारे प्रधानमंत्री जी भगवान का स्वरूप है। भाई इतना देश के लिए आज तक हमको इतना बताइए ना, इतनी सरकारें बदली, इतने मंत्री बदले, इतने सब कुछ बदला, किसने इतना देश के बारे में सोचा? किसी ने सोचा क्या? एक ऐसा आदमी मिला है जो न रात को सोता है, न मुझे लगता है सुबह भी वो सोते होंगे। वो सिर्फ एक ही कार्य है कि बस भैया हमको चुनौती को सामना करना है, और हर अयोध्या देखिए आप, राम मंदिर ऐसा, पूरे राम लला की हमारे बारे में चर्चा हो गई, सब अधिकारी खुश, सब लोग। अब भाई जहां अपना या तो आप असली हिंदू नहीं है, और अगर आप असली हिंदू हैं, यदि आप अगली हिंदू हैं, तो आपके लिए एकदम ये गरिमा की बात हो जाएगी। एक बहुत बड़ी बात है कि भाई हम लोगों के लिए जो हम लोगों ने परिकल्पना भी नहीं की थी वो हो रहा है। आप बाबा काशी विश्वनाथ देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, एक ऐसा कॉरिडोर, एक ऐसा स्वरूप उन्होंने तैयार किया। वहां लोग, वहां पब्लिक, बाहर जो गेस्ट आते थे वहां जाने में डरते थे, पर यहाँ के जो डीएम साहब हैं, बनारस के कमिश्नरेट साहब हैं, उन लोगों ने मिलकर एक ऐसा स्वरूप तैयार किया, मोदी जी के पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट को ऐसा तैयार किया कि आज हमारा देश नहीं, पूरे बाहर से, फॉरेन से लोग दर्शन करने आ रहे हैं कि एक बार चल के देखें कि बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में आखिर ऐसा है क्या। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब वो चल के दुकानों तक भी पहुंच रहे हैं आप लोगों के। बिल्कुल। अब सीधी सी बात है कि अगर वो बनारस आएंगे तो, और बनारसी दो ही चीज तो अच्छी खासी फेमस है कि भाई साड़ी और पान, तो साड़ी के लिए हम लोग कोशिश पूरी यही करते हैं, आए और खाली हाथ तो नहीं जाए, तो आए तो उसको पूरी सुविधा मिले। शैलेश जी सुरक्षा की बात कर रहे थे, आप महसूस कर रहे हैं सुरक्षित हैं? बहुत। एक स्वर्णकार के लिए जी, इस समय का वर्तमान जो हमारे प्रदेश का, हमारे शहर का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा है, और सबको
ये विश्वास दिलाता है कि हम सुरक्षित हैं। आज हमारा व्यापार कोविड काल में जब देश इतने संकटों से जूझ रहा था, उसके बाद भी हमारा देश और हमारा ये शहर सराफे के व्यापार में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण सुरक्षा है। सुरक्षा के बाद में जो सड़क मार्ग है, जल मार्ग है, जो कलकत्ता हल्दिया से लेकर बनारस तक का जल मार्ग बना है, इनलैंड, ये आज़ादी के बाद का पहला प्रोजेक्ट है जिसे 2018 में प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है। इसका असर बहुत दूरगामी होगा। बनारस की स्थिति जो व्यापार की दृष्टि से आज है, ऐसा कभी पहले नहीं था और ये रोज नित्य बढ़ता ही जा रहा है। पर्यटक का आवक इतना तेजी से आ रहा है, हर तरफ पैसे का फ्लो बढ़ रहा है। हमारी जो वर्तमान में केंद्र प्रदेश की सरकार है, वो सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी व्यवसाय के लिए, सभी क्षेत्र में वो सोचकर आगे बढ़ रही है और देश के लिए सोच रही है। पहले की सरकारें अपनी पार्टी को स्थायित्व देने के लिए सोचते थे, ये सरकार देश के विकास के लिए, हर नागरिक के विकास के लिए सोच रही है और ये छोटा छोटा टीम बना करके उस क्षेत्र के लोगों को अगुवा बना रहे हैं कि आप आगे आइए और आगे आकर के बताइए कि आप में क्या अभी और जरूरत है। जो हो सकता है उसको वो तुरंत स्वीकार रहे हैं और उसको कर भी रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि आप देख लीजिए, हर तरफ जो व्यापार, किसी भी क्षेत्र का व्यापार हो, वो व्यापारी हर महीने एक बार प्रशासन के साथ बैठक कर रहा है और वहां पर अपनी बातों को रख रहा है। जो भी कमी है उसे तत्काल पूर्ण किया जा रहा है। यानी कि सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है व्यापारियों के लिए, आप उसे मानते हैं कि बिल्कुल जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जा रही है और सुविधाएं जो है वो व्यापारियों को पहुंच रही है। शाबी जी, सवाल मेरा आपसे, ई बिजनेस को लेकर अब चीजें बढ़ी हैं, तो कितना चुनौती मानते हैं आप इसे? नहीं, ये बिजनेस बहुत अच्छी पहल है। इससे जो है देश की इकोनॉमी को बहुत बढ़ेगी और चूँकि अभी जितने भी बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें, चाहे जीएसटी पोर्टल हो, चाहे इनकम टैक्स फाइलिंग हो, ये सारी चीज़ ई बिजनेस से रिलेटेड ही जनरेट की जा रही हैं और इसमें इसको समझने की बस वो है, इसमें इतनी सुविधाएं हैं कि आप सारी चीज़ घर बैठ के ही सारी आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं। जिस चीज़ में आपकी जो है 100 कैलोरी एनर्जी खर्चा होती थी, ई बिज़नेस में आपकी जो है 50 कैलोरी ही बर्न होगी। तो इस तरीके से ई बिज़नेस का मतलब ग्रोथ बहुत है और ये आगे भविष्य में बहुत इसमें तरक्की मिलेगी हमारे पूरे इंडिया को। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ मंच साझा करने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। हालांकि व्यवसाय आगे बढ़े, काशी वाराणसी का और लगातार विकास के पथ पर भी अग्रसर, क्योंकि कहा जाए कि ये सामूहिक सहयोग जिस तरीके से काशी के विकास को लेकर किया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि आज व्यापार भी बेहतर हो रहा है, व्यापारी भी खुशहाल है और खरीदार भी खुशहाल है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मंच साझा करने के लिए। के लिए राहुल बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और अब आगे हमारे साथ जुड़ेंगे अगले मेहमान।